Good morning, students. Next topic is experimental evidence of डी पाई पी पाई बॉन्डिंग. डी पाई पी पाई बॉन्डिंग के बीच बारे में हम करेंगे कि नॉर्मली जो पाई बॉन्ड होता है पी पाई और पी पाई के बीच में होता है, लेकिन डी पाई पी पाई बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल हम करेंगे पहला वो है फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड इन फॉस्फोराइल कंपाउंड्स. The d pi p pi bonding, we again find the old problem of detecting the existence of bond. We can infer the presence of sigma bond when the two atoms at the distances considerably shorter than their sum of their van der Waals radii. तो सिग्मा बॉन्ड कब होता है? जब दो एटम्स का डिस्टेंस शॉर्टर होता है. किससे? उनके van der Waals रेडियई से शॉर्टर होता है. द डिटेक्शन ऑफ पाई बॉन्ड डिपेंड्स ऑन मोर सुटेबल क्राइटेरिया. पाई बॉन्ड का और भी सुटेबल क्राइटेरिया, सबल क्राइटेरिया, शॉर्टनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉन्ड. और शॉर्ट हो गया बॉन्ड, स्ट्रेंथन हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, स्टेबलाइजेशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. तो इससे एक्सेट्रा द एक्सपेरिमेंटल डाटा विच में भी इक्विवोकल. तो ऐसे ये सिग्मा और पाई के बीच में डिटेक्ट किया जाता है डिफरेंसेस. तो वन एग्जांपल ऑफ द apparent existence of pi bonding in phosphine oxides, most tertiary phosphines are unstable relative to the oxidation to the phosphine oxides. जितने भी टर्शरी फॉस्फीन्स हैं R3P, ठीक है, तो दीज आर अनस्टेबल टू ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन मिलते ही वो रिएक्ट कर जाते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो R3PO बना देते हैं. R3P थे, जैसे ही उनको ऑक्सीजन मिलती है R3PO बना देते हैं. तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस सो रेडली, इतना रेडली ये रिएक्शन चलता है कि एलिफेटिक फॉस्फेन मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. तो इतना ये रिएक्शन फास्ट होता है कि जो फॉस्फीन है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बचाने पड़ते हैं हमें. ठीक है, ये ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है इससे भी रिएक्ट कर जाता है और ये इतने फास्ट रिएक्शन है. द ट्राई एल्काइल फॉस्फीन्स आर मोर स्टेबल इन दिस रिगार्ड बट कैन बी ऑक्सीडाइज रेडली. जो ट्राई एराइल फॉस्फीन्स हैं PH3P, ठीक है, ट्राई एराइल, एराइल हो गया ना, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये थोड़े से ज़्यादा स्टेबल हैं इस रिगार्ड में, लेकिन वो भी HNO3 की प्रेजेंस में और KMNO4 की प्रेजेंस में PH3PO बना देते हैं. तो ये भी बेसिकली ऑक्सीडाइज होके PH3PO बना देते हैं. तो इन कॉन्ट्रास्ट, इनके विपरीत अगर हम देखते हैं एलिफेटिक अमीन्स यानी R3N डू नॉट हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑल्दो दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड. इनको मतलब ऑक्सीजन से कोई रिएक्शन नहीं होता है एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से, लेकिन ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं किसकी प्रेजेंस में? H2O2 की प्रेजेंस में. तो ये बनाएंगे R3NO, NOH पॉजिटिव, OH नेगेटिव, वाटर रिमूव होके R3NO ये भी बना लेंगे, बट नॉट विद द ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक बट इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक H2O2. अब हाउएवर अमीन ऑक्साइड डिकम्पोज अपॉन हीटिंग, लेकिन ये जो अमीन ऑक्साइड बने थे ये डिकम्पोज हो जाते हैं हीट में, हीट करने से टूट जाएंगे. ET NOH डबल बॉन्ड CH2. The reaction is completely unknown for phosphine reaction, phosphine oxide.
लेकिन ऊपर वाले जो थे फॉस्फीन ऑक्साइड, ये जो बने थे, ये इतने स्टेबल हैं कि एक बार बन गए तो ये दोबारा नहीं टूटेंगे, जबकि जो अमीन है ये R3NO बन जाते हैं और टूट भी जाते हैं। तो कौन से ज़्यादा स्टेबल हुए? फॉस्फीन ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल हुए, ऊपर वाले, ये वाले ज़्यादा स्टेबल हुए, PH3PO या फिर R3PO, ये ज़्यादा स्टेबल हो गए। तो द रिएक्शन, द फैक्ट दैट टर्शरी फॉस्फेन फॉर्म द मोस्ट स्टेबल क्लास ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स। तो और टर्शरी जो फॉस्फीन ऑक्साइड्स हैं, PH3PO या R3PO, ये जो हैं फॉर्म मोस्ट स्टेबल क्लास ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, सबसे स्टेबल कंपाउंड है ये PH3PO और R3PO, ये जो ऊपर के हैं R3PO और PH3PO, these are the most stable. These oxides with no बीटा हाइड्रोजन आर पार्टिकुलरली स्टेबल, जिनके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है, जो पार्टिकुलर स्टेबल है, ट्राई मिथाइल फॉस्फेन ऑक्साइड एंड ट्राईफिनाइल फॉस्फाइन ऑक्साइड डू नॉट, ट्राई मिथाइल फॉस्फीन ऑक्साइड एंड ट्राईफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड डू नॉट डिकम्पोज। तो ट्राई मिथाइल फॉस्फीन ऑक्साइड जैसे कि ऊपर ट्राई मिथाइल, इसमें R में 3 मिथाइल का लग गए, ठीक है, ट्राई मिथाइल R3PO और ट्राई फिनाइल PH3PO ऑक्साइड फॉस्फीन ऑक्साइड डू नॉट डिकम्पोज बिलो 700 डिग्री, इतने स्टेबल हैं कि 700 डिग्री के नीचे नहीं टूटते, 700 डिग्री के ऊपर जाके टूटते। दे आर नॉट रिड्यूस इवन बाय हीटिंग विद मेटेलिक सोडियम, मेटेलिक सोडियम से भी ये रिड्यूस नहीं हो सकते। द टेंडेंसी ऑफ फॉस्फोरस टू फॉर्म PO लिंकेजेस, P और O जो बॉन्ड है इतना स्ट्रॉन्ग है और इनकी इतने ज़्यादा एक दूसरे को बॉन्ड करने की जो अप्रोच है इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इज़ वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द फॉस्फोरस केमिस्ट्री। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाने की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है। मे बी यूज्ड टू रैशनलाइज एंड प्रेडिक्ट रिएक्शन, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इससे रिएक्शंस और स्ट्रक्चर्स प्रेडिक्ट किए जा सकते कि यही होगा। द लोअर फॉस्फोरस एसिड्स एग्जिस्ट इन 4 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर, जो फॉस्फोरस एसिड है 4 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर में होते हैं, इवन दो दे आर प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ 3 कोऑर्डिनेटेड हैलाइड्स, इवन कि ये 3 कोऑर्डिनेटेड हैलाइड से बनते हैं। जैसे ये P के साथ 3 हैलाइड, 3 X लगे हुए हैं, अब वाटर लगा, तीनों के पास OH लग गया, CH हट गया, लेकिन फिर भी ये 3 कोऑर्डिनेटेड होते हुए भी अनस्टेबल है और ये चीज़ बनाएगा जो स्टेबल है। इसमें क्या हो गया, 2 के साथ तो OH लगा रहेगा, एक पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O लग जाएगा और H लग जाएगा, इस तरह से H और O अलग हो गए। और ऐसे ही नेक्स्ट इसमें भी RPX2, तो X2 की जगह 2 H लग गए, इसमें भी एक OH तो बचा रहा, दूसरे पे H लग गया और डबल बॉन्ड O लग गया, तो 4 कोऑर्डिनेटेड बन गए, 3 कोऑर्डिनेट से 4 कोऑर्डिनेट। तो इवन इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, तो XX को किसने रिप्लेस किया, वाटर ने, तो ये XX को OH, लेकिन ठीक है एक OH और एक OH तो लगे रहे, लेकिन दूसरा OH नहीं बन रहेगा, एक H और एक डबल बॉन्ड O, एक H और एक डबल बॉन्ड O और PP का आपस में बॉन्ड, इस तरह से कोऑर्डिनेशन होगा। तो ये जो टेंडेंसी है P को और O की आपस में, ये रिस्पॉन्सिबल है आर्बुज़ो माइकल रिएक्शन,
ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। आर्बुजोव माइकल आर्बुजोव रिएक्शन। दिस टिपिकल रिएक्शन इज द रीअरेंजमेंट ऑफ ट्राई एल्काइल फॉस्फाइड टू फॉस्फोनेट। ट्राई एल्काइल फॉस्फाइड से फॉस्फोनेट बनाता है। ये कैसे रीअरेंजमेंट कैसे होता है ये देखते हैं। RO3P RX रिएक्ट करें तो RO2P डबल बॉन्ड O R, इस तरह से RO2P डबल बॉन्ड O R, तो इस तरह से रीअरेंजमेंट हो जाता है। इफ़ द कैटालिटिक अमाउंट ऑफ RX इज इन दिस रिएक्शन इज रिप्लेस्ड बाय इक्विमोलर ऑफ RX R-X। अब RX को अगर R की जगह R- ग्रुप लगा दें तो रोल ऑफ द एल्काइल हैलाइड कैन बी अंडरस्टूड। एल्काइल हैलाइड का जो रोल है इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्सी फॉस्फोन सॉल्ट इज रिवील्ड। तो ये पता चल जाएगा कैसे, ये देखते हैं। RO3P R-X। अब इसमें से R- ने अटैक किया P पे, तो इस तरह से अटैच हो गए। OR X निकल गया। अब इनमें से एक R ऊपर वाला, एक R X के साथ निकल गया RX बना के, और OR लगे रह गए और R- लगा रह गया और डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गया कंप्लीट। ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई एल्काइल फॉस्फाइड्स बाय हैलोजन इलस्ट्रेट द सेम प्रिंसिपल। तो ये भी अगला रिएक्शन भी सेम प्रिंसिपल पे ही काम करता है। तो कई बार नेमिंग रिएक्शन में आ जाता है माइकल आर्बुजोव रिएक्शन, ठीक है, तो ये छोटे क्वेश्चनों में आ जाता है कई बार। तो फाइनल डिफरेंस बिटवीन अमीन ऑक्साइड और फॉस्फीन ऑक्साइड लाइज इन द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल की पोलैरिटी में ये होता है। डाइपोल मूवमेंट ऑफ ट्राई मिथाइल ऑक्साइड इज दिस 5.02 एज कंपेयर टू 4.37 ट्राई एल्काइल फॉस्फीन ऑक्साइड। ठीक है, जो डाइपोल मूवमेंट है ये इनकी पोलैरिटी में डिफरेंस है। Consequence of this polarity, the tendency of amine oxide to form hydrate and their greater basicity relative to phosphine oxide। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो पोलैरिटी है अमीन ऑक्साइड की ज़्यादा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसमें 5.02। तो अमीन ऑक्साइड की हाइड्रेट्स बनाने के लिए टेंडेंसी ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा पोलर है और इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है रिलेटिव टू द फॉस्फीन ऑक्साइड। द डिफरेंस बिटवीन behavior of amine oxide and phosphine oxide can be rationalized in the term of possibility of back bonding of later। तो ये जो डिफरेंस ऑफ बिहेवियर है अमीन ऑक्साइड और फॉस्फीन ऑक्साइड का, ये पॉसिबिलिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग के बारे में, पॉसिबिलिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग से थोड़ा सा हम रैशनलाइज कर सकते हैं। किस में बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हो सकती है, फॉस्फीन ऑक्साइड में, ठीक है, अमीन ऑक्साइड में बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। अमीन ऑक्साइड है रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द सिंगल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अमीन ऑक्साइड में क्या है, कॉन्टेनिंग NO बॉन्ड, NO बॉन्ड में R3N एरो O, इस तरह का बॉन्ड बन सकता है R3N, ठीक है, एरो बॉन्ड। तो द फॉस्फीन ऑक्साइड कैन हैव कंट्रीब्यूशन फॉर D पाई P पाई बॉन्ड। अब फॉस्फीन ऑक्साइड में D पाई P पाई बॉन्ड बन सकता है किसमें, फास्फोरस और ऑक्सीजन में, इस तरह से R3P पॉजिटिव, ये अपना मतलब अपना जो पेयर है इसको दे देगा और O नेगेटिव बना देगा। और क्योंकि इसमें क्या है, ठीक है,
ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, और पी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इसमें डी और इस पी का डी ऑर्बिटल और इसका ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल आपस में पाई बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से। यानी कि ये हो गया फास्फोरस का, ये हो गया ऑक्सीजन का, ये इस तरह से बैक डोनेशन कर देगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पी पाई डी पाई, R3P डबल बॉन्ड O, तो इस तरह से R3P डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ उसमें पॉसिबल नहीं है, नाइट्रोजन में पॉसिबल नहीं है ये डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर। इसमें दो स्ट्रक्चर बनते हैं, नंबर 1 नंबर 2, बट उसमें एक ही स्ट्रक्चर बनता है और वो सिर्फ यही है, R3NO, बस। ठीक है, नो अवेलेबिलिटी ऑफ, नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, ऑक्सीजन के पास तो है पी ऑर्बिटल, बट नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। सो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है, विद द नाइट्रोजन, so due to that it cannot form these two structures, but phosphorus can। phosphorus इस तरह से दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। डबल बॉन्ड करेक्टर इंट्रोड्यूस बाय द लेटर स्ट्रेंथ द बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड जो करेक्टर है वो स्ट्रेंथ करेगा बॉन्ड को, विद द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सीजन लिंकेज। ठीक है, तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन लिंकेज स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नोट दैट द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द आयनिक एनर्जी, आयनिक एनर्जी से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिंस द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर इन पीओ एंड एनओ, कि पीओ में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनओ में कम है। सो बिकॉज ऑफ दैट डाइपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फॉस्फोरस कंपाउंड, रिजल्ट इज completely अनएक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि ये बिकॉज जो डाइपोल मोमेंट है नाइट्रोजन कंपाउंड का वो ग्रेटर है फॉस्फोरस कंपाउंड से। ठीक है, तो ये जो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते अनलेस द कंसिडरेशन इज टेकन फ्रॉम द कॉलोनिकल फॉर्म। तो जब तक कि ये दो स्ट्रक्चर हम पी में जो होते हैं और नाइट्रोजन में नहीं होते, ये एक्सपेक्ट करें, दिस वुड एक्सपेक्ट टू लीड द रिड्यूस मूवमेंट, तो इससे जो मूवमेंट है डाइपोल मूवमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी इसकी फॉस्फोरस की। द कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज, आगे द कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज का कंपैरिजन, द डिसोसिएशन पीओ की जो डिसोसिएशन है वैरायटी ऑफ कंपाउंड लाई इन द रेंज ऑफ 500 से 600 के बीच में, एज कंपेयर्ड द वैल्यू फॉर NO के लिए 200-300 है। द लेटर वैल्यू इज टिपिकल दैट वी माइट एक्सपेक्ट फॉर द सिंगल, तो इससे ये पता चलता है, और N और O के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, और 600 जो किलो जॉल पर मोल है स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, एज क्लोजर टू द P डबल बॉन्ड O, स्ट्रॉन्गर डबल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा है। ठीक है, डबल बॉन्ड के आसपास है। इन द टर्म्स ऑफ इंफ्रारेड स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज शो द इंटरेस्टिंग स्ट्रेंथ, तो जो IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है इसके जो इंटरेस्टिंग ट्रेंड बताते हैं, फॉर द सीरीज ऑफ द सिमिलर मॉलिक्यूल सच एज फॉस्फिन ऑक्साइड द स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड द इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। तो IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है, ये स्ट्रेंथ के बारे में बताती है कि जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा IR फ्रिक्वेंसी होगी। तो हाईएस्ट स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी अमंग द फॉस्फोराइल कंपाउंड ऑफ F3PO मतलब P लगा हुआ है, इसके साथ 3 F लगे हुए, ये F। ठीक है, डबल बॉन्ड O, ये F3PO की सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि F है इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है,
इससे पॉजिटिव चार्ज पी का बढ़ जाता है और इसका बढ़ जाएगा तो ये इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो उससे क्या हो जाता है, ये जो बैक बॉन्डिंग है ये इस तरह से ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन देता है पॉजिटिव को, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इससे जो पी ओ बॉन्ड को स्ट्रेंथ मिलती है। तो व्हेन द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड विद द फंक्शन ऑफ सम ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट द स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। तो ये हम देखते हैं कि ये वैल्यूज़ हैं, देखो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो दिखाई हुई है F3PO, फिर F2ClPO, मुझे दिखाएंगे Cl3PO, Cl2BrPO, Clbr9PO, Br3PO। ये वैल्यूज़ 1404 से लेके कम होती जा रही हैं 1190 तक, तो ये कम डिक्रीज़ हो रही हैं। सबसे ज़्यादा वैल्यू है, सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या किसकी, पीओ की बॉन्ड की। जैसे ये पी है, इसके साथ एफ लगे हैं 3 एफ, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज है इस पर, ये नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज से ये बैक बॉन्डिंग इस तरह से हो गई, पी पाई डी पाई बॉन्ड बन गया, डी पाई पी पाई बॉन्ड, डी पाई पी पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है, पी और ओ में, ठीक है। तो उससे बॉन्ड को स्ट्रेंथ मिली। और जब आई आर फ्रिक्वेंसी करते हैं तो आई आर फ्रिक्वेंसी में ये वैल्यू ज़्यादा आई, पी और ओ की स्ट्रेंथ ज़्यादा आई। पी और ओ की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आने का क्या मतलब है कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, पी और ओ का बॉन्ड ये F3PO4 में स्ट्रॉन्ग है, और पी ओ का बॉन्ड ये नीचे वाले में सबसे कम स्ट्रॉन्ग है, PH3PO में कम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरह से ये P के साथ जो ग्रुप लगे हैं, ये वाले 3 ग्रुप लगे हैं, इन ग्रुप को बदलने से PO बॉन्ड पे फ़र्क आएगा, इसकी स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा हो जाएगी। द कोरिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव substituent ग्रुप एंड द PO बॉन्ड प्रोवाइड्स द सपोर्ट फॉर द पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्ड होता है नॉट फॉर द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर ये सिग्मा बॉन्ड होता तो क्या होना था, जैसे ही F3PO के केस में जैसे ही F ने अपने डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी थी तो ये बॉन्ड वीक हो जाना था, P और O का बॉन्ड वीक हो जाना था अगर ये सिग्मा बॉन्ड होता। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट इफ ऑक्सीजन कैन बैक बॉन्ड टू फॉस्फोरस थ्रू डी एंड पी पाई बॉन्ड, डी पाई पी पाई बॉन्ड, the induced charge on the phosphorus can be diminished। कि अगर क्या होता है कि ऑक्सीजन अपना, जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने अपना नेगेटिव चार्ज था वो इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको, पी को, तो उससे ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। पहले सिग्मा बॉन्ड था साथ में लगा हुआ, साथ में ये जो पी है पॉजिटिव, इसको ओ ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये पी और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, इसमें डी पाई पी पाई बॉन्ड बन गया। तो जो इंड्यूस चार्ज है फॉस्फोरस का ये कम हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, पीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा, पीओ बॉन्ड को स्ट्रेंथ मिल जाएगी तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से ग्रुप बदलने से ये फ़र्क पड़ जाता है। द बॉन्ड लेंथ ऑफ द फॉस्फोरस, आगे भी एग्जांपल दिया, बॉन्ड फॉर फॉस्फोरस कंपाउंड इन अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ द डबल बॉन्ड करेक्टर। The simplest case P4O10 and 2 there are 2 PO bond lengths, ठीक है। P4O10 में 2 तरह के PO bonds होते हैं, एक तो लॉन्ग वाले जो कि 158 है जो फ्रेमवर्क में, और जो शॉर्ट वाले हैं 4 141 pm जो कि फास्फोरस और ऑक्सीजन में एक्सटर्नल केज में, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया नहीं है। दिस इज इंटरेस्टिंग टू नोट द रेशियो, जो इनकी रेशियो है बॉन्ड लेंथ की वो 0.89 है, यानी कि डबल बॉन्ड CC डबल बॉन्ड और CC सिंगल बॉन्ड के बीच में इस तरह से सेम है, मतलब
जितनी की रेशो इनकी आती है, CC सिंगल बॉन्ड और CC डबल बॉन्ड की रेशो इतनी होती है लगभग। तो इससे ये पता चलता है कि ये डबल बॉन्ड जो हो रहा है P और O के बीच में P पाई D पाई बॉन्ड ही बनता है, ना कि सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। द आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ऑफ द फॉस्फीन ऑक्साइड्स of the phosphorus yields R3PCH2 as for the oxides the two resonance form। इस तरह से R3PCH2 जो इसको बोलते हैं यील्ड्स यीलाइड्स, उसमें भी ऑक्साइड्स की तरह ही दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं। The contribute to the stability of the ylides but not corresponding ammonium ylides। लेकिन अमोनियम ylide में ये बनते ही नहीं दो स्ट्रक्चर, अमोनियम ylide में बनते ही नहीं। तो दिस डिफरेंस इज रिफ्लेक्टेड इन रिएक्टिविटी। तो ये जो डिफरेंस है रिएक्टिविटी में भी दिख जाता है कि अमोनियम ylides आर जनरली क्वाइट बेसिक एंड क्वाइट रिएक्टिव। तो अमोनियम ylides बेसिक और रिएक्टिव हैं, और फॉस्फोरस यील्ड्स आर मच लेस, सो दैट मैनी नॉट बीइंग सफिशिएंटली बेसिक टू द एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फॉर्मर। इतने भी बेसिक नहीं होते कि पानी से प्रोटॉन ले लें। इनफैक्ट नॉट डिजॉल्विंग इन वाटर, पानी में घुलते ही नहीं अनलेस स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर प्रेजेंट, जब तक कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट ना हो। तो आज के लिए इतना ही। ओके।